नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए आपको बताते हैं कि आज क्या खास लेकर आए हैं हम आपके लिए इस शो में। हमने देखा बाजार में आज काफी उठापटक देखने को मिली और हल्की कमजोरी के साथ बाजार बंद हुए। क्या वजह रही इसके पीछे, कौन कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर थे जहां पर सबसे ज्यादा दबाव बना हुआ था, उस पर करेंगे चर्चा हम शो में आगे। इसके अलावा एनबीएफसी के लिए आरबीआई का नया पीसीए फ्रेमवर्क आया है, क्या मायने हैं इसके, और एनबीएफसीज पर कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का असर पड़ेगा ये भी जानेंगे। और कल के लिए आपको ट्रेडिंग आइडियाज भी देंगे हम शो में। शुरुआत बाजार से ही करेंगे। आज दिन भर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आखिर में रिकवरी के बाद निफ्टी 43 अंक गिरकर 17,325 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में तो दिन के निचले स्तरों से करीब 350 अंकों की रिकवरी दिखी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट की चाल कैसी रही और कहां दिखा सबसे ज्यादा एक्शन, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल मिल रहा है और इस बीच निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों ही हरे निशान में बंद हुए। बीच में हरे निशान में भी आने की कोशिश की थी और बैंक निफ्टी ने 37,000 का जो लेवल है वो भी क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो बाजार में उन स्तरों से गिरावट देखी गई और लाल निशान में क्लोजिंग दिखी। बैंक निफ्टी करीब 31 अंक नीचे, सेंसेक्स में 166 अंक की कमजोरी और निफ्टी करीब 50 अंक की कमजोरी के साथ बंद हुआ। यूएस फेड की बैठक होने वाली है और उसके पहले बाजार में थोड़ा नर्वसनेस आज देखने को मिली है। अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर बात करें तो पावर ग्रिड, डिवीज लैब, नेस्ले और एक्सिस बैंक में लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी लूजर्स में आज कमजोरी दिखी आईटीसी में। आईटीसी की एनालिस्ट मीट भी थी लेकिन अनुमान के मुताबिक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो पाए, इसके चलते आईटीसी में कमजोरी देखी गई। बजाज फाइनेंस कमजोर था, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा कंज्यूमर भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। आज मिड कैप पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी कमजोरी दिखी। आईओबी, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये पॉकेट भी आज कमजोर था। कुछ हलचल दिखी उन स्टॉक्स में जहां पर खबरें थी। आज ल्यूपिन के शेयर में करीब 6 से 7% की तेजी देखी गई। कंपनी को यूएसएफडीए से क्लीन चिट मिली जिसके चलते यूपीएल में आज तेजी थी और आदित्य बिरला फैशन रिटेल रिबॉक के साथ डील हुई है और इसके चलते आज दिन भर आदित्य बिरला फैशन रिटेल के स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखी गई। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो जहां पर की खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल बात करें तो बाजार में आज कमजोरी ही देखी गई दूसरे दिन भी। बिल्कुल, तो काफी उतार चढ़ाव देखा गया आज बाजारों में। हमने कई एक्सपर्ट से बात की। दिग्गज निवेशक मधु केला का कहना है कि 2022 में बाजार से बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगले साल 2021 की तरह दिखने वाली तेजी मिलना मुश्किल है। And now, obviously, since then, there's been extraordinary performance in a lot of sectors, individual stocks. So, will it continue in 2022? So, there are two things, Nikunj, here. One is that will we see the same magnitude of gains and the same magnitude of returns? I don't think so. I am empathetically saying I don't think so. However, do we see any significant corrections in the market? Like, if there is anything which the market doesn't know and we are all worried about, a lot of this noise which is being spoken is obviously known to the market. So I don't even expect any very, very significant and a meaningful correction. So I think 22 will be a year of moderate return. It will be year of, again, stock picking, sector picking. If you can take right bets into right sectors, I think there is still money to be made in 2022. जॉय ऑफ कंपाउंडिंग के लेखक और स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स के फाउंडर गौतम बैद का कहना है कि कम प्रतिस्पर्धाओं वाले सेक्टर में निवेश काफी बेहतर रणनीति हो सकती है। म्यूजिक स्ट्रीमिंग स्पेशली मैं बहुत बुलिश हूं। आई थिंक इंडिया में अभी भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग अडॉप्शन काफी लो है एंड रिलायंस जियो की वजह से जो स्मार्टफोन रेवोल्यूशन इंडिया में आए हैं और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन जो इतना बढ़ गया है उसकी वजह से इंटरनेट इनेबल्ड बिजनेसेस जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग बिजनेसेस हैं इनको काफी बड़ा बूस्ट मिला है। सो शेयर मार्केट में आज के दिन दो बहुत अच्छी म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनी लिस्टेड हैं तो उनमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। एनिमल हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्लोबली इट्स अ वेरी कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं।
कोई भी इंडस्ट्री में जितना कम कंपटीशन हो, एज अ शेयर होल्डर आपको उतना ही मुनाफा और बेनिफिट मिलता है. कंपटीशन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ बिजनेस एंड फॉर एनी इन्वेस्टर. सो जितना कंपटीशन कम होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा और उतना ही आपका स्मूथ सेलिंग एंड लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ आपको मिलेगा. सो उन इंडस्ट्रीज को देखिए जहां पे कंपटीशन कम हो. बिल्कुल, तो वो स्ट्रैटेजीज हमारे दिग्गज मेहमान जिनसे आज हमने बात की वो बताते हुए, लेकिन हमारे खास शो के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. आशीष महेश्वरी और भाविन मेहता हमारे साथ हैं. अब बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही ईटी नाउ स्वदेश पर. भाविन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे. 17,300 को किसी तरीके से होल्ड कर लिया. हमने देखा कि गिरावट हो रही थी बाजार में आज, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के बीच 17,300 को तो होल्ड किया है निफ्टी ने. आज कैसे रीड करेंगे जो बचा हुआ हफ्ता है उसके लिए, किस तरह से ट्रेड करने की सलाह देंगे आप ट्रेडर्स को? तो अगर लास्ट 3 वीक हम लोग देखेंगे तो मार्केट काफी कंसोलिडेशन जोन में चला गया है. हायर लेवल पे 17,500 पे काफी रेजिस्टेंस था. 17,500 पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है. वहां पे कंसिस्टेंटली मार्केट ने एक सप्लाई देखा था. लोअर साइड पे हमें 2 बार 16,800 से 17,000 में सपोर्ट मिला है और यहाँ पे 17,300 का लेवल जिस हिसाब से होल्ड कर रहा है मार्केट, तो ऐसे लग रहा है कि अभी नया एक कंसोलिडेशन रेंज बन रहा है बिटवीन 17,200 से लेके 17,500. तो ओवरऑल जब तक 17,500 के ऊपर या 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो टाइम पे, बिकॉज अभी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे तो वो फॉलिंग है. तो जब तक वो 50 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं देता है तो मार्केट काफी रेंज बाउंड रहेगा. लोअर लेवल पे डेफिनेटली जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब तक 16,800 होल्ड है तब तक लॉन्ग कीजिए. लोअर साइड पे अपसाइड पे 17,500 के ऊपर आपको एक फ्रेश मोमेंटम मिलेगा. ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव साइड पे है. कोई भी डेरिवेटिव्स के हिसाब से अगर आप फैक्टर्स देखेंगे तो अभी तक नेगेटिव इंडिकेशन नहीं दे रहे, एक्सेप्ट फॉर एफआईआई का जो कैश सेलिंग है जो एग्रेसिव है. उसके अलावा कहीं पे भी एक नेगेटिव सिग्नल, अभी तक बड़ा नेगेटिव सिग्नल नहीं दिखा. करेक्ट, अभी कोई नेगेटिव सिग्नल तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन नज़र बनी हुई है सबकी एफओएमसी की बैठक पे. आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे एक और एक्सपर्ट मधु केलाई से हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि 2022 जो अब साल आने वाला है बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. 2021 तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देकर गया. आप क्या ब्रॉडली रीड करेंगे और आपके हिसाब से किस तरह के अब ट्रिगर्स हो सकते हैं जो बाजार को यहाँ से आगे स्ट्रेंथ दे सकें और एक नई रैली की शुरुआत कर सकें? जी, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ क्योंकि यदि 2020 का साल देखें तो काफी लोअर बेस से निवेशकों को रिटर्न मिला है. तो आप देखेंगे 100 से 150% के रिटर्न तो कितने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने भी दे दिए. जो उनके 5 साल का रिटर्न रहता है वो 1-1 साल में बन गया है. तो क्योंकि हम एक लोअर बेस से ऑपरेट कर रहे थे 2020 के, तो 2021 में तो रिटर्न वैसे आने ही थे, तो वो रिटर्न आए. पर चूंकि अब बेस एक बड़ा बन गया है तो ऐसा उम्मीद करना भी सही नहीं है कि 2021 का रिटर्न 2022 में मिलेंगे. दूसरी बात ये है कि जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, क्वालिटी मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, उनके जो वैल्यूएशंस हैं वो अब 2024-25 तक के भी जो उनकी अर्निंग है उसको फैक्टर इन कर रहे हैं. तो वैल्यूएशंस ऑलरेडी रिच है और मेरा मानना है कि जब वैल्यूएशन इतने रिच रहते हैं तो जैसे भी नतीजे आते हैं उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो उनको एक मुनाफा वसूली का मौका मिलता है और यही बाजारों में देखने को अभी भी मिल रहा है. जब नतीजे नहीं आए हैं, प्री रिजल्ट्स से पहले ही थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो रही है. और 2022 के लिए जो मेरा मानना है, जो मेजर ट्रिगर रहेंगे, कुछ जो स्टेट इलेक्शंस हैं वो देखना पड़ेंगे कि उनका क्या आउटकम आता है. इसके अलावा ब्याज दरों का क्या ट्रेंड रहता है वो काफी हद तक डिसाइड करेगा. और इन्फ्लेशन क्या रहता है मार्केट में, जो इकोनॉमी में, वो भी डिपेंड करेगा कि आगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी. बट ओवरऑल मैं भी बुलिश हूँ बाजारों को लेकर. मुझे लगता है कि इंडिया की स्टोरी 1 या 2 साल की नहीं है, ये सस्टेनेबल स्टोरी है जो आगे भी परफॉर्म करती रहेगी. और आपका जो की फोकस होना चाहिए वो इंडाइसेस की बजाय क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने में और उनको होल्ड करने में होना चाहिए.
बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, दो बड़ी बातें, इन्फ्लेशन और ब्याज दरें, इन दोनों पर ही फोकस रहेगा। और एफओएमसी की बैठक भी चल रही है यूएस में, नज़र उस पर भी बनी हुई है, वहाँ से क्या निकल के आता है। ये जो दो समस्याएं हैं, इन्फ्लेशन कहें या ब्याज दरें, ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि ग्लोबल टॉपिक हैं। सारे दुनिया भर के बाजार नज़र बनाए हुए हैं इस पर। चलिए बात करें कुछ प्राइमरी मार्केट की, जहाँ हमने देखा कि बाजार में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, उसके बीच आनंद राठी वेल्थ की आज अच्छी लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर बीएससी पर 9% के प्रीमियम के साथ 602 रुपये पर, और एनएससी पर भी करीब 9% के प्रीमियम के साथ 600 रुपये पर इनका आगाज़ हुआ। कंपनी के शेयरों का इशू प्राइस 550 रुपये था। इस इशू के जरिए कंपनी ने 650 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बहुत धन्यवाद आपको। बड़ी खुशी की बात है कि लिस्टिंग अच्छी हो गई हमारे, और इतने लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जाहिर किया है। आगे जाके जैसे आपको बताया गया है कि भाई इस साल के 5 महीने में भी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, अगर उसको पूरा साल का बना के देखें तो लास्ट ईयर से भी ज्यादा है। और ग्रोथ हमारी एसेट्स में 25%, 23 से 25% रेगुलर ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए भविष्य इस समय को देखते हुए और आगे जाके तो और अच्छा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेल्दी पीपल, मिलियनर्स बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। इसलिए, और हमारी कंपनी पहली ऐसी कंपनी है जो खाली प्योर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जो आज लिस्ट हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जाके बहुत अच्छा बिजनेस भी होगा, और हमारे जो शेयर होल्डर बने उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल, तो अच्छी लिस्टिंग आनंद राठी वेल्थ की। वहाँ पर एक और बड़ी खबर जो आज आई है वो है एनबीएफसीज के ऊपर। आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए पीसीए फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2022 से सभी डिपॉजिट एनबीएफसीज पर लागू होंगे। इस खबर पर और डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, बैंकों की तरह आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यानी पीसीए फ्रेमवर्क लेकर आए हैं, और ये जो नए नियम हैं वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। हालांकि जो कंसिडरेशन होगी वो इसी फाइनेंशियल ईयर की है, मतलब 31 मार्च 2022 तक जो फाइनेंशियल्स होंगे एनबीएफसीज के वो कंसिडर किए जाएंगे, और 1 अक्टूबर 2022 से आरबीआई एक्शन लेना शुरू कर देगी अगर कोई भी थ्रेशोल्ड ब्रीच होता है। आरबीआई ने यहां पर बैंकों की तरह 3 थ्रेशोल्ड जारी किए हैं। तो एक रिस्क थ्रेशोल्ड 1 होगा, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 होगा, रिस्क थ्रेशोल्ड 3 होगा। अगर ये तीनों ही ब्रीच होते हैं तो अलग अलग तरीके के सुपरवाइजरी, एचआर रिलेटेड, बोर्ड रिलेटेड आरबीआई एक्शन ले सकता है। जो मानक तय किए गए हैं उनमें से नेट एनपीए रेशियो 6% से 9% के बीच में होगा तो फर्स्ट थ्रेशोल्ड में होगा। 9 से 12% के बीच में अगर नेट एनपीए जाएगा तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 ब्रेक होगा। इसी तरीके से थर्ड थ्रेशोल्ड है जो कि अधिकतम थ्रेशोल्ड है, वो 12% से ऊपर अगर नेट एनपीए जाता है तो आरबीआई फिर रेगुलेटरी पावर्स के तहत एक्शन लेना शुरू कर देगा। बिल्कुल, आशीष, आप कैसे इस खबर को पढ़ते हैं? अब एक टाइटनिंग की कोशिश की जा रही है आरबीआई की तरफ से एनबीएफसीज पर। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से बैंक रेगुलेट होते हैं अब एनबीएफसीज भी उस तरीके से रेगुलेट होंगे। आप कैसे रीड करेंगे इस खबर को, और जो एनबीएफसी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उन पर क्या कॉल होगा फिर? देखिए, इसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि जो ज्यादातर एनबीएफसी हैं जो पैसा रेज करती है वो बैंक्स के थ्रू ही करती है। तो अपने एनसीडी या कॉमर्शियल पेपर्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो सब्सक्राइबर बैंक और म्यूचुअल फंड ही रहते हैं। तो बिल्कुल उनका पैसा भी रिस्क पे रहता है। तो मैं तो इस योजना का स्वागत करता हूँ, और मेरा मानना है इससे जो रेगुलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग एनबीएफसीज में भी। और हमने देखा कई बार एनबीएफसीज में सडनली बड़े जो एनपीए सडनली आ जाते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में देखा या क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में देखा। तो ये जो एक सरप्राइजेस आनी थी ये बंद होंगी, और एक हम प्रूडेंट नॉर्म्स के अंदर वो लोग लैंडिंग भी करेंगे। तो टाइमिंग के लिए जहां पर भी मास डीलिंग है या एनपीएस जहां ज्यादा होने की संभावना है उनके लिए बिल्कुल एक नेगेटिव है। तो मेरा मानना है जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इन जैसी कंपनियों के लिए थोड़ा नेगेटिव है, और एट द सेम टाइम पीरामल इंटरप्राइजेज या श्रीराम ग्रुप की कंपनीज के लिए उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वो और स्ट्रेंथन होंगे और उस सेगमेंट में ऑपरेट नहीं करते हैं। तो मैं ओवरऑल स्कीम के फेवर में हूँ, और मेरा मानना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट्स के लिए और एनबीएफसीज के लिए
दोनों के लिए एक स्ट्रक्चरल चेंज। भाविन, आपसे भी जानना चाहेंगे, पिछले कुछ समय से वैसे भी बैंक्स और एनबीएफसी जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी, पर्टिकुलरली एनबीएफसी स्पेस में क्या कोई स्टॉक आपको लगता है कि इस समय अपॉर्चुनिटी दे सकता है जहां पर करंट लेवल्स पर एंट्री की जा सके या फिर कुछ और करेक्शन के बाद बेटर अपॉर्चुनिटी दिखे? सो हम कपल ऑफ डेज से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है और स्टॉक दोनों 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 ईएमए के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक प्रोबेबली यहाँ से और स्लाइड हो सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ 145 टू 140 काइंड ऑफ अ रेंज, और अपसाइड पे 175 टू 170 काइंड ऑफ रेंज पे बहुत बड़ा सप्लाई है। तो मुझे अगर यहाँ पे एक पुल बैक मिलता है तो मैं एक बार इसको शॉर्ट करने के लिए देखूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ स्ट्रिक्टली अराउंड लेवल ऑफ 175। ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक बार वापस से 145 150 के रेंज में नीचे में मिल सकता है स्टॉक। सेकंड स्टॉक इस सेम सेक्टर में अगर देखेंगे तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट काफी दिन से मोमेंटम में था, तो इसमें ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए। लास्ट 2 दिन में काफी सेलिंग इसमें देखने को मिली थी, तो करीबन 1350 1360 रेंज में अगर ये स्टॉक कल या परसों में अगर करेक्शन में बाय करने को मिलता है तो 1340 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग करने की एक राय रहेगी। ऊपर में 1420 के ऊपर और फ्रेश पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम हो सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ 14। ये तो दोनों ही साइड के ट्रेड बताए हैं यहाँ पर भाविन ने आपको। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं आप और एमएनएम फाइनेंस में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। पूरा स्पेस काफ़ी ज़्यादा फोकस में है पिछले कुछ दिनों में। एक और स्टॉक जो फोकस में था आज वो था आईटीसी, जिसकी पहली इन्वेस्टर मीट हुई और इसमें वैल्यू अनलॉकिंग के साथ साथ जो है इन्फोटेक के डीमर्जर पर हालांकि उन्होंने कहा कि कोई खास चर्चा हुई नहीं, लेकिन सिगरेट इंडस्ट्री के लिए एक समान टैक्स नियमों की गुजारिश की गई है। नॉन सिगरेट कारोबार में आगे मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद जताई है कंपनी ने। सभी सेगमेंट की आय और मुनाफे में डबल डिजिट ग्रोथ होने की उम्मीद जता रहे हैं। आशीष, क्या उम्मीद करेंगे पूरे दिन ये जो एनालिस्ट मीट हुई, आई एम नॉट श्योर आप उसका पार्ट थे या नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नई चीज़ निकल कर नहीं आई और शायद यही वजह रही कि आज हमने देखा कि जो स्टॉक है वो 2 से 2.5% नीचे जाकर बंद हुआ। बिल्कुल, इनफैक्ट और जो प्रेजेंटेशन का दिया आपने कॉपी देखा हो तो मुझे 285 पेज का प्रेजेंटेशन कंपनी ने प्रेजेंट किया और बहुत ज्यादा उम्मीदें थी मार्केट को कि कैसे आगे डीमर्जर होगा या कैसे वैल्यू अनलॉकिंग का एक रोड मैप दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ आया नहीं, तो जिसके कारण से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी था और मार्केट ने ऑलरेडी उसको फैक्टर इन करना शुरू कर लिया था। बट मेरा मानना ये कि चूंकि कोई नई बात नहीं हुई उनकी इस एनालिस्ट मीट में, तो जिसके कारण से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा टाइमिंग के लिए मार्केट में। और आज जैसे मार्केट सिचुएशन भी था तो इस टाइम में यदि कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिलता तो बिल्कुल एक गिरावट देखने को मिली और मेरा मानना है थोड़े टाइम शायद गिरावट और जारी रहेगी। ओके, भाविन आप कैसे रीड कर रहे हैं आईटीसी के चार्ट? सब 228 रुपए पर आ गया है, आपको लगता है कि और गिरावट बाकी है या फिर यहाँ पर एंट्री की जा सकती है? तो अगर आईटीसी के चार्ट देखेंगे तो 235 240 रेंज में हम लोग ने काफी टाइम तक सप्लाई जोन कंसिस्टेंटली देखने को मिला है। वो एक बार 265 गया था, बट कंसिस्टेंट बेसिस पे देखेंगे तो 240 के 245 के आसपास वहां पे कंसिस्टेंट एक आपको सप्लाई और शॉर्ट सेलर्स देखने को मिल रहे हैं। लोअर साइड पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज देखेंगे तो 215 220 के बीच में है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वापस से आपको जिस हिसाब से आज और कल में 235 और 240 का कॉल ऑप्शन राइट ऑफ हुआ था, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको 215 से 220 के रेंज में मिल सकता है एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, 215 से 220 के लेवल पर मिल सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, भाविन बता रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से। चलिए, एक और अहम खबर यह है कि अब बजट की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। कल से प्री बजट मीटिंग्स की शुरुआत होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर्स के लोगों से मुलाकात करना शुरू करेंगी। हालांकि ये बैठक वर्चुअल तरीके से ही की जाएगी। और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं।
देखिए वैसे तो आम बजट 2022-23 की औपचारिक शुरुआत पहले से हो चुकी है, जिसके कि पहले चरण में अलग अलग मंत्रालयों के साथ वित्त मंत्रालय की समीक्षा बैठक हुई है और अगले बजट से उनकी क्या मांगे हैं वो सौंपी गई हैं। लेकिन दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत जो है वो कल से हो रही है, जिसके तहत प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग्स होंगी अलग अलग इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वित्त मंत्री की, जिसमें करीब करीब 10 बैठकें होंगी, जिसकी शुरुआत कल से हो रही है और ये 1 हफ्ते तक ये बैठकें चलेंगी। इंडस्ट्री इन बैठकों के दौरान जो है अपनी मांगे वित्त मंत्री के सामने इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स रखेंगे, साथ ही साथ अपने सुझाव भी देंगे। अलग अलग सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी बैठकें होंगी, जिसमें आगामी बजट की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इस तरह के सुझाव जो है वित्त मंत्री जो है उनसे मांग सकती हैं। कल की बैठक जो है वो 3 बजे शुरू होगी, वर्चुअल तरीके से बैठक होगी और कल की बैठक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपोर्ट्स इसमें शामिल होंगे। एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पहली बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार एग्री रिफॉर्म्स की अगर आप बात करें तो जो 3 कानून लेकर आई थी उसको पहले ही वापस ले चुकी है, संसद ने उसको मंजूर भी कर लिया है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के रिफॉर्म्स के साथ यहाँ से आगे बढ़ेगी, कैसे निवेश को बढ़ाएगी, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टोरेज सिस्टम में नई टेक्नोलॉजी की बात सरकार कर रही है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात सरकार करते हुए आई है। लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के रिफॉर्म्स को लेकर आगे बढ़ती है, क्योंकि सरकार का टारगेट ये भी है कि फार्मर्स इनकम को डबल करना है। लिहाजा किस तरह के निवेश रोड मैप के साथ सरकार आगे बढ़ेगी, ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कि उसकी क्या रूपरेखा होती है। बिल्कुल, तो कल से शुरुआत हो जाएगी बजट की तैयारियों की और फरवरी महीने में बजट आएगा। तब तक अगला जो 1 से 1.5 महीना है वो पूरी तरह से सरकार बजट पर फोकस करने वाली है। चलिए, शो में वक्त हो गया है हमारा ये जानने का कि हमारे मेहमान कौन कौन से आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वक्त है VIP शेयर का। भाविन, अगर सबसे पहले आप ही बताएं कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ आप लेकर आए हैं आज दर्शकों के लिए। तो मेरे पास अभी 2 ट्रेड आइडियाज है जो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। फर्स्ट है HUL। सो हमने ITC के लिए ऑलरेडी बात की, तो ITC में हम लोग को थोड़ी नरमी दिख रही है और यहाँ पे लग रहा है कि एक करेक्शन आ सकता है। ऑन द अदर हैंड आज अगर आप HUL का देखेंगे तो HUL काफी टाइम से कंसोलिडेशन जोन में है और 2300 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे 2285 का एक स्टॉप लॉस रख के 2380 से 2420 के टारगेट के साथ प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू बुलिश है और इसमें लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। सेकंड स्टॉक रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम। सो मेटल सेक्टर अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो इसमें एल्यूमिनियम में पर्टिकुलरली काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है और इसमें भी अगर आप नाल को देखेंगे तो स्टॉक में काफी टाइम से लॉन्ग पोजीशन जो है वो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रही है। स्टॉक ने आज एक अच्छा मूव भी दिया है, तो स्टॉप लॉस 98 के साथ 110 के टारगेट के साथ इसको प्ले कर सकते हैं और ये शॉर्ट टर्म प्लेज है, तो स्टॉप लॉस अगर थोड़ा नजदीक भी रखेंगे तो चल सकता है। बिल्कुल, तो भाविन के 2 शेयर वहां पर HUL और नालको, उन दोनों में बाय कॉल्स मिलती हैं। आशीष, आप कौन से आइडियाज लेकर आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए? जी मेरा पहला स्टॉक आइडिया रहेगा PDS मल्टीनेशनल लिमिटेड। ये एक कोई स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट मेरा मानना है इस स्टॉक ने बेहतरीन रिटर्न दिया है इस साल में। यदि उसके 52 वीक क्लोज देखें वहां से 4 गुना ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है और मेरा मानना है करीब 20% की अपसाइड इस स्टॉक में अगले 3 महीने में भी आ सकती है। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल पे नजर डालें। कंपनी का जो पोजीशनिंग है बड़ी यूनिक है। ये एक प्लग एंड प्ले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो वर्ल्ड के जो लीडिंग ब्रांड्स और रिटेलर्स हैं उनको। तो इनका बिल्कुल असेट लाइट बिजनेस मॉडल है जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा ओन नहीं करते हैं। तो जितने भी वर्ल्ड के बड़े से बड़े ब्रांड्स हैं वो इनके साथ में जुड़े हुए हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। इसके अलावा अब जो नए ट्रिगर आ रहे हैं कि ये अपने होम टेक्सटाइल में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इनका जो लास्ट ईयर का टॉप लाइन था 6200 करोड़ का, इससे बढ़ के कम से कम इस साल 7500 करोड़ का टॉप लाइन होगा और जो मुनाफा 152 करोड़ का था वो इस बार 200 करोड़ से ज्यादा का होगा। और मेरा मानना है कि अगले 2 साल तक कम से कम 15% की टॉप लाइन CAGR और 20% की बॉटम लाइन CAGR का पोटेंशियल यहाँ पर है, क्योंकि
चाइना से बहुत सारा बिजनेस और टेक्सटाइल का शिफ्ट हो रहा है सदर्न साउथ ईस्ट एशिया में। तो बिल्कुल इस स्टॉक को बाय करिए। अभी बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल बायर्स नहीं है, बट आगे जाके मेरा मानना है स्टॉक की बिल्कुल री रेटिंग होगी। दूसरा स्टॉक है ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके। ये प्लाईवुड क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है और जो उन्होंने अभी नया कैपेक्स किया है एमडीएफ में और प्लाईवुड में, इसके कारण से अगले 1 से 2 साल में कंपनी का जो टॉप लाइन है उसमें काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड आएगा। आशीष, थोड़ा समय की हमारे पास कमी है, अगर आप क्विकली बता सकें कि आप कितने समय के लिए ग्रीनप्लाई को टारगेट करना चाह रहे हैं? जी, मेरा मानना है कि 3 महीने में 250 से 275 रुपए का प्राइस टारगेट इसमें बिल्कुल रखा जा सकता है। करेक्ट। तो ग्रीनप्लाई में 3 महीने में 250 रुपए तक का टारगेट रखा जा सकता है। और उसके अलावा पीडीएस मल्टीनेशनल एक और कंपनी जो आशीष ने यहाँ पर सजेस्ट की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने आइडियाज़ भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही है, अभी लेंगे एक ब्रेक। आगे आप